हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं जहां पूछा जाता है आगार आगार किससे प्राप्त होता है, या किस फंगस से कौन सा डिजीज होता है, या वायरस में डीएनए है या आरएनए है, या आलू की बीमारी किस फंगस से हुई है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही सवालों के आज हम लोग आंसर ढूंढेंगे। सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व ही नहीं करेंगे, सारी बायोलॉजी की ट्रिक्स के साथ इनको समझेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि जैसे आपको वो याद ना करना पड़े, एक बार देखे तो तुरंत सॉल्व हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी के एमसीक्यूज। तो फाइकोलॉजी में एल्गी का स्टडी किया जाता है, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स होते हैं, फंगस होते हैं, उनसे रिलेटेड डिजीज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ अगार अगार। अगार अगार एक केमिकल होता है जो किस एल्गी से पाया जाता है। इसका आंसर क्या है? ग्रेसिलेरिया। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो दो एल्गी होते हैं, ग्रेसिलेरिया और दूसरा होता है जिलीडियम। ये दोनों एल्गी से क्या पाया जाता है? अगार अगार। अगार अगार क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये पॉलीसेकेराइड क्या करता है? ये लैब में कल्चर मीडिया का काम करता है। कुछ डेजर्ट्स में, मिठाइयों में, आइसक्रीम में यूज़ होता है, और जेली में यूज़ होता है। तो इसको याद कैसे रखा जाए? और ये किसका मेंबर है? रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का। तो अगार में क्या आता है? AgAr। और ग्रेसिलेरिया में भी क्या आता है? स्टार्ट Gra। और जिलीडियम में भी क्या है? G है। इससे याद रख सकते हैं कि अगार किससे आ रहा है? ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम से। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है उसका कैसा जीनोम होता है? जीनोम में क्या रहता है? डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, या दोनों रहता है, या नाइदर नहीं होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसमें क्या होता है? आइदर डीएनए और आरएनए। इसमें वायरस का कैरेक्टर होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उसमें डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन हमेशा एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता। ज़्यादातर बैक्टीरियोफेजेस में क्या होता है? डीएनए होता है, लेकिन कुछ फेजेस में आरएनए भी होता है। तो वायरस में ये याद रखने वाला बात है, कोई भी वायरस हो उसमें आइदर डीएनए या आरएनए होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, दोनों नहीं पीते हैं। अब हमने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बार पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस फंगस से होता है? तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, इसका ये ओमाइसिटीज का मेंबर होता है। और अगर इस बीमारी की बात की जाए तो इसका काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इसके वजह से 1840 में आयरिश फेमिन हुआ था, आयरलैंड एंड कंट्री है, वहाँ महामारी हो गया था कि आलू का कमी हो गया था, और लोग ज़्यादातर आलू पे डिपेंड करते थे खाने के लिए। तो लेड ब्लाइट किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। अब इसको याद किए कैसे रखा जाए कि फाइटोप्थोरा किसको इन्फेक्ट कर रहा है? पोटैटो को। तो फाइटोप्थोरा क्या किया? हथौड़े से मारा, किसको? आलू को। तो फाइटो थोड़ा किसको हथौड़े से किसको मार रहा है? पोटैटो को। तो इससे हम याद रखेंगे फाइटो थोड़ा। फाइटो क्या किया? थोड़ा हथौड़े से मारा, किसको? पोटैटो को। तो जिससे कौन सा बीमारी हो गया? लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंटस एल्गी एग्जिबिट्स ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद जाइगोटिक मियोसिस। ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को पहले तोड़ते हैं। पहला क्या है? फिलामेंटस एल्गी। सारे एल्गी नहीं, फिलामेंटस एल्गी। क्या दिखाता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक मतलब जिसके लाइफ साइकिल के मेन फेस क्या हो? हैप्लॉइड हो। और मियोसिस किस में हो? जाइगोट में हो, मतलब जाइगोट 2n हो। तो पहला तो फिलामेंटस एल्गी। हम लोग देख रहे हैं केमाइडोमोनास तो यूनिसेलुलर है, वॉल्वॉक्स भी सेल है, कोई फिलामेंट तो बनाता नहीं, कारा भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? यूलोथ्रिक्स। इसके साथ साथ एक और फिलामेंटस एल्गी है जिसको क्या कहते हैं? स्पाइरोगायरा।
इसमें भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है कि जो मेन बॉडी होता है एल्गी का वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। उसमें माइटोसिस से गैमीट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और डिप्लॉइड स्टेज क्या होगा, बस जाइगोट, फिर जाइगोट में मियोसिस होके फिर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, जिससे एडल्ट बनेगा, जो फिर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम स्टेज यहाँ से यहाँ तक क्या है, हैप्लॉइड है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसके एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। अगला सवाल है, प्राइमरी एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन किसका क्लोरोप्लास्ट का यूकैरियोट में किसके एविडेंस से पता चलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिखाया गया है कि पहले जो ओरिजिनल लाइफ था यूकैरियोटिक सेल कैसे बना। उसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो एल्गी होते हैं साइनोबैक्टीरिया हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट सेल एक दूसरे सेल में चला जाता है। इसको एम्बोस एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन है उसका क्या प्रूफ है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि 70s राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए क्लोरोप्लास्ट में है, इसलिए प्रूफ है, या क्लोरोप्लास्ट के एनवेलप में पेप्टिडोग्लाइकॉन है, या माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, या थाइलोकॉइड जो साइनोबैक्टीरिया का होता है क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। तो इसका जवाब क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम, और डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। तो ये किसका कैरेक्टर है, बैक्टीरिया का कैरेक्टर है। तो एम्बोसिम्बियोटिक ओरिजिन क्या कहता है, जो एंशियंट क्या थे, एनारोबिक यूकैरियोट थे, और कौन से होते थे, साइनो बैक्टीरिया होते थे। तो क्या होता था कि ये इसके अंदर आ गया और क्लोरोप्लास्ट बन गया, लेकिन उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो तो रह गया, क्योंकि क्या होता है उसमें प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए हो जाता है। तो एविडेंस क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है, सर्कुलर आरएनए है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, 70s। तो क्लोरोप्लास्ट क्या शो कर रहा है कि ये कहाँ से आया है, साइनो बैक्टीरिया से आया है। अगला सवाल है कि फ्लोरिडीन स्टार्च किसका रिजर्व फूड मटेरियल है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। तो अगर फ्लोरिडीन स्टार्च को लिखा जाए तो इसमें एक वर्ड आता है फ्लोरिडीन, डीन में क्या आ रहा है, RID, या इसको याद रख सकते हैं रेड है, तो रीड या रेड। तो रेड कौन सा एल्गी होता है, रोडोफाइसी। तो इसका सही आंसर क्या है, रोडोफाइसी। तो फ्लोरिडीन स्टार्च होता क्या क्या है, ये अल्फा ग्लूकन एक पॉलीसेक्राइड है जो किस में रहता है, साइटोप्लाज्म में रहेगा, हाईली ब्रांच्ड होता है एमाइलोपेक्टिन जैसा, और कहाँ पाया जाएगा, रोडोफाइसी। याद कैसे रहेंगे, फ्लोरिडीन, डीन में RID रेड है, तो रेड कौन। अगला सवाल है, बैक्टीरिया में जो एप प्लाज्मिड होता है वो कॉन्जुगेशन में क्या करता है। इसके ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई बनाता है और ट्रांसफर करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को। नेक्स्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट सेल का फ्यूजन कराता है। तीसरा है, ट्रांसडक्शन कराता है बैक्टीरियोफेज की मदद से, या ट्रांसफॉर्मेशन करता है फ्री डीएनए का। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, जब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है F+ जिसको डोनर कहते हैं, और दूसरा F- या रेसिपिएंट कहते हैं। तो जब दोनों मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, सेक्स पाइलस या सेक्स पिलाई, जिससे F+ F- से जुड़ जाता है, फिर प्लाज्मिड टूटता है और इस पाइलस के थ्रू दूसरे सेल में जाता है, जिससे F+ क्या बन जाता है, F-। तो F प्लाज्मिड कैसे जा रहा है, सेक्स पिलाई के द्वारा, और सिंगल स्टैंडर्ड इससे ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि which algal group is characterized by mannitol and laminarin as storage product and fucoxanthin as accessory pigment। कौन सा एल्गी ग्रुप है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, या डायटम्स में, जिसमें स्टोरेज क्या होता है, मैनीटॉल या लैमिनेरिन,
और क्या कर रहा है, दूसरा भी पार्ट है इसका, इसका एसेसरी पिगमेंट क्या होता है, फ्यूकोजैंथिन है। तो ये कौन सा ग्रुप होता है स्टूडेंट, ये होता है ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी को और क्या कहते हैं, फियोफाइसी भी कहते हैं। तो इसमें मेन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए और सी होता है, साथ में और क्या होता है, फ्यूकोजैंथिन। तो याद रखना है फ्यूकोजैंथिन किस में होता है, ब्राउन एल्गी में। और इसका स्टोरेज क्या होता है, मैनीटॉल होता है या लैमिनेरिन भी होता है। तो एक एल्गी है ब्राउन एल्गी का जिसका नाम है लैमिनेरिया। जब भी लैमिनेरिन याद आ जाए तो वो किससे मिलता है, लैमिनेरिया से। तो लैमिनेरिया किसका मेम्ब्रेन है, ब्राउन एल्गी का मेम्ब्रेन है। तो इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है, उसमें क्या होता है। इसमें हेलिकल सिमेट्री होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, या आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें एक एनवेलप होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, या इसमें बैक्टीरियोफेज के जैसा टेल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसका सिमेट्री कैसा होता है, हेलिकल होता है, और उसमें क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है। तो इसको देख सकते हैं, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, जिससे हर साल काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसका जो कवर है वो कैसा है, एक रॉड जैसा होता है। इसमें क्या होता है, एक रॉड जैसा दिख रहा है, और जिसके अंदर क्या है, आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो अगर हम लोग आर याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, रॉड जैसा है जिसके अंदर एक आरएनए है। और सिमेट्री कैसा होता है, हेलिक्स जैसा। ये जो रॉड है ये कैसा है, ये ऐसे ऐसे हेलिक्स से बन के ये रॉड बना हुआ है। तो हेलिकल सिमेट्री विथ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किस में होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोसिस साइनोबैक्टीरिया में जिसका उदाहरण दिया है नॉक्स्टा, ये किस काम के लिए है, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिप्रोडक्शन या स्टोरेज के लिए। तो इसका क्या आंसर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें एक खास सेल होता है जिसका क्या नाम है, हेट्रोसिस, जो आम सेल से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसका वाल थिक हो जाता है, और अंदर क्या रहता है, एक एंजाइम नाइट्रोजिनेज, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, अमोनिया में बदल देता है। तो साइनोबैक्टीरिया में ये खास एबिलिटी होता है। तो हेट्रोसिस क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसको हेट्रोसिस्ट क्यों कहा जाता है कि ये नॉर्मल सिस्ट से अलग है और काफ़ी सिस्ट जैसा कवरिंग हो जाता है इसके वाल पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का ग्रुप होता है आर्की बैक्टीरिया, उसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है। चार कैरेक्टर है, जो कह रहा है कौन सा नहीं है। इसके वाल में सीडोम्यूरिन है, मेथानोजेन, इसके ग्रुप के कुछ मेंबर मेथानोजेंस होते हैं, मतलब मेथेन बनाते हैं। इसके वाल में या मेम्ब्रेन में पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, और इसके मेम्ब्रेन में क्या होता है, ब्रांचेज लिपिड होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। जो आर्किया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है। तो थोड़ा आर्किया को समझ लेते हैं। आर्किया क्या होते हैं, मोस्टली प्रोकैरियोट होते हैं। इसमें ट्रू सेल नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ये कहाँ रहते हैं, कुछ मेंबर एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, और ख़ास क्या है, ये मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, इनके ग्रुप के कुछ मेंबर, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मेथानोजेनिक या मेथानोजेनेसिस, मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो मेम्ब्रेन है वो यूनिक होता है, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होता। इसमें क्या होता है, ईथर लिंक लिपिड्स होता है। फाइटॉल एक केमिकल होता है, वो पाया जाता है। फाइटॉल चेंज होता है, और लिपिड क्या है, ब्रांच चेंज होते हैं। ये इसका यूनिक लिपिड का स्ट्रक्चर है, जिसे याद रखना है, किसका, आर्की बैक्टीरिया का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिनोमिना ऑफ ब्लूम इन वाटर बॉडी इज कॉज्ड बाय। जो ब्लूम होता है वाटर बॉडीज में वो किससे होता है। इसके ऑप्शन है, यूग्लिना, अंडर यूट्रॉफिक कंडीशन, डाई एटम्स इन मरीन एनवायरनमेंट,
साइनोबैक्टीरिया लाइक माइक्रोसिस्टिस और रेड एल्गी इन फ्रेश वाटर। तो ब्लूम किससे होता है? इसका आंसर क्या है? साइनोबैक्टीरिया लाइक माइक्रोसिस्टिस। तो पहले तो समझते हैं ये ब्लूम होता क्या है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉन्ड हो या पानी हो, सोर्स हो, जो स्टैग्नेंट हो, ज़्यादा चलता फिरता ना हो, एक जगह रुका हुआ हो, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स आ जाए। कहाँ से आता है? कुछ डोमेस्टिक वेस्ट हो सकते हैं या वहाँ किसी और सोर्स से न्यूट्रिएंट्स आ रहा हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है। उस न्यूट्रिएंट बढ़ने को क्या कहते हैं? यूट्रॉफिक कंडीशन। ऐसे यूट्रॉफिक कंडीशन हो जाए तो वहाँ साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? तेजी से ग्रो कर सकता है। आप भी अपने आसपास के पॉन्ड्स में या कहीं पानी रुक जाए तो वहाँ देख सकते हैं क्या हो जाता है, पूरा ग्रीन एक कवर कर लेता है, पूरा ग्रीन ग्रीन पानी दिखता है। वो किसके वजह से होता है? साइनोबैक्टीरिया से। इस जो साइनोबैक्टीरिया के ग्रोथ होता है, इसी को क्या नाम दिया गया है? एल्गल ब्लूम। यहाँ ब्लूम लिखा गया है, कहीं आपको एल्गल ब्लूम भी आ सकता है। तो एल्गल ब्लूम हो जाता है। और इसका एक पर्टिकुलर मेंबर है माइक्रोसिस्टिस, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेजेस रिजल्ट्स इन। बैक्टीरियोफेज में दो साइकिल होता है, एक लाइटिक होता है, एक लाइसोजेनिक होता है। तो पूछ रहा है लाइटिक साइकिल से क्या, इसका क्या परिणाम, क्या रिजल्ट आता है। पहला ऑप्शन है इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए इनटू होस्ट जीनोम। जो बैक्टीरिया वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, उसमें उसका डीएनए, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाएगा। दूसरा पूछ रहा है इमीडिएट होस्ट सेल लाइसिस एंड रिलीज ऑफ वेरियंस। मतलब जैसे ही इसके अंदर जाएगा, उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसका सेल क्या होगा? टूट जाएगा और कई सारे छोटे छोटे वायरस जो नए बने वो निकलेंगे। तीसरा क्या कह रहा है? टेम्परेट फेज, एक टेम्परेट फेज फॉर्मेशन होगा। और चौथा क्या हो रहा है? लाइसोजेनिक कन्वर्जन ओनली। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या है? लाइटिक का इमीडिएट होस्ट सेल लाइसिस और रिलीज ऑफ वेरियंस। इसको समझेंगे कैसे होता है। तो जो लाइटिक साइकिल होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले वायरस बैक्टीरिया में अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर भेज देगा। भेजने के बाद ये क्या करता है? इसको मल्टीप्लाई करता है, इसका नंबर बढ़ाता है, इसके डीएनए का, इसका प्रोटीन का, सब बायोसिंथेसिस होता है। चौथा क्या होता है? सब जुड़ के मैचुरेट करते हैं और नए फेजेस बनते हैं और बहुत जल्दी सेल बस्ट करेगा और कई वायरस बाहर निकल जाएंगे। ये क्या होता है? लाइटिक साइकिल। तो इसका सही आंसर क्या था? कि इमीडिएट होस्ट सेल लाइसिस और रिलीज ऑफ वेरिएंस। ये लाइटिक साइकिल बहुत तेजी से होता है, आया अपना बनाया और फिर तुरंत होस्ट सेल को तोड़ के निकल गया। अगला सवाल क्या है? रेड एल्गी कैन ग्रो एट ग्रेटर डेप्थ इन ओशियन कंपेयर टू ग्रीन एल्गी। तो जो इस टाइप के असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, इनको तो सबसे पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये काफ़ी टाइम भी वेस्ट करते हैं और आंसर भी बहुत टाइम गलत हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ेंगे? किसका बात हो रहा है? रेड एल्गी का। क्या कर रहा है? ग्रो एट ग्रेटर डेप्थ। ग्रेटर डेप्थ का क्या मतलब हो? और किस में? ओशियन में, समंदर है में ये बहुत नीचे तक ग्रो कर सकता है, ऊपर ऊपर नहीं रहता। किसके कंपेयर कर रहा है? ग्रीन एल्गी। जैसे ग्रीन एल्गी अभी बताए, पानी में ब्लूम किया तो ऊपर ऊपर हरा दिखता है। तो यहाँ बात हो रहा है रेड एल्गी का, जो काफी डीप तक समंदर में ग्रो कर सकता है कंपेयर टू ग्रीन एल्गी। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कि फाइकोइरिथ्रिन एक पिगमेंट होता है जो क्या करता है? ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो क्या होता है? डीप इन वाटर जाता है। प्रकाश का जो लाइट है उसमें आप पढ़े होंगे कई कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, यूरो। तो इसमें कह रहा है कि एक लाइट होता है ब्लू और ग्रीन, जो बहुत अंदर तक, जैसे ये समंदर है, ये इसका सरफेस हो गया, तो आधे लाइट यहीं तक जाएगा। कुछ लाइट होगा जो बहुत नीचे तक जाएगा। वो कौन से लाइट होते हैं? ब्लू लाइट होगा और ग्रीन लाइट होगा। तो यहाँ क्या कर रहा है कि एक पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रिन। मान लीजिए पिगमेंट का क्या नाम है? फाइकोएरिथ्रिन। यहाँ कोई एल्गी है, उसमें फाइकोएरिथ्रिन है, तो ये उस ब्लू ग्रीन लाइट को भी एब्सॉर्ब कर सकता है। तो इसके फिर ऑप्शन क्या दिया गया है? कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है।
और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो ये आर है, जो ए बता रहा है, वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। जैसे हम कुछ कह रहे हैं और उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या ये उदाहरण सही है, ये बता रहा है। दूसरा क्या है कि दोनों सच बता रहा है, लेकिन जो उदाहरण एग्जाम्पल इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तीसरा है कि यही बात सही है, दूसरा बात गलत है। चौथा क्या है कि ये गलत बता रहा है और आर क्या है, सही है। तो ये सारे क्वेश्चन में ऐसे ही दिए जाते हैं, असर्शन रिजर्शन। ये काफ़ी समय लेते हैं और दिमाग खराब करते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसका एक ही पैटर्न है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए। तो रेड एल्गी कैन ग्रो एट ग्रेटर डेप्थ। ये जो बात कहा गया है क्या है कि रेड एल्गी अंदर तक ग्रो करता है। जो बात क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा ए क्या है, सच बात है। दूसरा जो रीज़न दिया है वो सच है कि झूठ है, कि फाइकोएरिथ्रिन क्या करता है, ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो नीचे तक जाता है। ये भी बात क्या है, आप पढ़ेंगे तो पता होगा, ये भी ट्रू है। तो अगर ये नीचे लाइट जा रहा है और इसको कैप्चर कर पा रहे तभी ये जी पा रहा है। अगर अंधेरा होता, एल्गी तो फोटोसिंथेटिक है, नहीं जी पाता। तो ये जो बात कह रहा है ए और आर, दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई इन दूसरे में रिलेशनशिप है कि ये इसीलिए बहुत नीचे तक ग्रो करता है, क्योंकि क्या होता है कि ये लाइट नीचे जाता है, जिसको पकड़ने के लिए इसके पास फाइको एरिथ्रिन है। तो हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, और ए सही से आर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो ये हम थोड़ा इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि रेड एल्गी काफ़ी नीचे तक जा सकता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो येलो और ग्रीन लाइट है वो ऊपर ऊपर है, और जो ब्लू लाइट है वो नीचे तक जाएगा। और रेड एल्गी नीचे ग्रो कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या है, फाइको एरिथ्रिन है। और फाइको एरिथ्रिन इस वेवलेंथ यानी इस कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए इसका जो दोनों बात कहा जा रहा है, दोनों सही है कि ये डेप्थ में ग्रो कर सकता है क्योंकि इसके पास फाइको एरिथ्रिन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें असर्शन क्या है कि बैक्टीरिया लैक ए ट्रू न्यूक्लियस बट आर केपेबल ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल तो है, फिर भी इसने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। फिर दिया है कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर में मदद करता है बैक्टीरिया के। तो फिर इसके ऑप्शन तो सेम ही रहते हैं कि या ये सही है, दोनों सही है, ये इस स्टेटमेंट को ये कम्प्लीटली सही वो कर रहा है, या ये सही ये गलत है, या ये सही है वो गलत है। तो अब इसको समझते हैं क्या है। तो बैक्टीरिया का तो सही बात है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, कई तरीके हैं। तो ये वाला क्या है, सही है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। तो जो जीन ट्रांसफर होता है जिससे रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, वो किससे होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसमें ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। अब क्या करना, पता करना है कि क्या आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं है और क्या कर रहा है, फिर भी कैपेबल है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके द्वारा होता है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ये सही लग रहा है, बाकी तो गलत है। तो क्या ऐसा होगा, इसमें एक ट्रिक है कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। यहाँ कह सकता था कि ये प्रोकैरियोट है, इसलिए इस पे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो जो पहला पॉइंट है उस पर जोर दिया जाता है कि क्या इसको ये एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ये तो मोड बता रहा है जीन ट्रांसफर का, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ट्रू न्यूक्लियस इसमें, इस स्टेटमेंट को कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है उसका क्या वजह है। अगर ये दे देता कि ये प्रोकैरियोट नेचर का है तब सही बात था कि उस वजह से ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो हम लोग को लग रहा है कि ये ए सही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है,
बी है। सही तो दोनों बात है, लेकिन आर जो है ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो फिगर को देखते हैं कि बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो सकता है, क्रोमोसोम होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल का, और कुछ प्लाज्मिड होता है। और जीन ट्रांसफर कैसे होता है, या तो कंजुगेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से, और ट्रांसडक्शन से। और जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू होता है। तो दोनों बात सही तो है, लेकिन जो न्यूक्लियस नहीं है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि साइनोबैक्टीरिया आर फोटो ऑटोट्रॉपिक। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉप है, फोटो ऑटोट्रॉप है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना सकते हैं। बट सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अभी हम लोग देखे थे हेट्रोसिस से नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। तो ये बात क्या है, ट्रू है कि इसमें दोनों चीज है, कि साइनोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉपिक है, इसमें क्लोरोफिल होता है। और दूसरा भी बात क्या है, फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, रीजन क्या है, दे पॉजेस क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन सिमिलर टू रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में भी क्लोरोफिल ए होता है और फाइकोबिलिन्स होता है। तो ये फोटो ऑटोट्रॉप क्यों है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए है, जो और किसके पास है, रेड एल्गी के पास। और इसके पास और भी क्या है, फाइकोबिलिन्स भी है। तो अगर इसको समझा जाए तो की फीचर्स क्या है, इसके पास क्लोरोफिल ए भी है, फाइकोसाइनिन होता है, फाइको एरिथ्रिन होता है, इनको फाइकोबिलिन्स कहते हैं, और कैरोटिनॉइड्स भी है, और ये नाइट्रोजन फिक्स भी कर सकते हैं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि साइनोबैक्टीरिया फोटोट्रॉपिक है और सम कैन फिक्स नाइट्रोजन, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या है, दे पॉसेस क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन सिमिलर टू रेड एल्गी, ये भी बात क्या है, ट्रू है। दोनों क्या है, ए और आर ट्रू है। लेकिन फिर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफिक है, जिसके लिए तो ये कह रहा है कि क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स जिसके जैसे हैं, लेकिन क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये बस फोटो ऑटोट्रॉपिक की बात को ज़्यादा प्रेस कर रहा है। अगर ये नाइट्रोजन का भी यहाँ कुछ दिया रहता कि नाइट्रोजिनस हेट्रोसिस्ट के वजह से नाइट्रोजन फिक्स होता है, तो ये इसका रीज़न करेक्ट माना जाता है। तो बात तो बहुत ए और आर ट्रू तो है, लेकिन आर क्या है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि फोटो ऑटोट्रोपिज्म को तो ये बता दिया कि क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन है रेड एल्गी जैसे, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के दिए जाते हैं। इसी तरह और क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्या लिख रहा है, पहला क्या असर्शन है, वायरसेस आर कंसिडर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरस के बारे में बात हो रहा है, वायरस को क्या कहा जा रहा है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। मतलब ये अकेले तो कुछ नहीं करता, जब किसी सेल के अंदर जाएगा उसका पैरासाइट बनेगा तभी होगा। फिर दूसरा क्या स्टेटमेंट दे रहा है, दे लैक राइबोसोम एंड एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ना वायरस के पास राइबोसोम है, ना कोई एंजाइम है प्रोटीन बनाने के लिए, और इसको एनर्जी प्रोडक्शन भी ये नहीं कर सकते, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है वायरस में। तो ये बात भी सही है। तो क्योंकि ये क्या लिख रहा है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब जो दूसरे के भरोसे में रहे। तो दूसरे के भरोसे में कौन रहता है, जिसके खुद के पास ना राइबोसोम है, ना एंजाइम है, ना एनर्जी प्रोडक्शन है। तो जो पहला असर्शन दिया है कि ये पैरासाइट है, कैसा, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, वो इसलिए है कि इसके पास ना राइबोसोम है, एंजाइम है, ना एनर्जी प्रोडक्शन है। तो इसलिए क्या हो गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए के लिए। तो वायरस क्या होते हैं, ये खुद जिंदा तो नहीं रह सकते हैं, ये होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक करके जिंदा रहते हैं। तो वायरस में क्या होता है, एक कवरिंग होता है प्रोटीन कोड, जिसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, और अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ कुछ वायरस में क्या होता है, एक लिपिड का एनवेलप भी होता है, जिसे एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। वायरस के वीडियो में आप जाके उसको डिटेल में समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है, उसको देखते हैं। इसमें पहला असर्शन क्या दिया है
कि डाई एटम्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन। डाई एटम्स क्या होता है? एक एल्गी का ग्रुप होता है जो क्या कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जो सारे विश्व में ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? पौधों से मिलता है, एल्गी से मिलता है। तो उसमें जो ये डाई एटम्स है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन विश्व भर में बनाते हैं। ये समंदर में पाया जाता है। ये एक बात कह रहा है। दूसरा बात क्या कह रहा है कि ये क्या बनाते हैं? सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स, जो क्या होता है? सिंक टू ओशियन फ्लोर, समंदर के अंदर गिर जाता है और जिससे क्या बनता है? डाई एटोमियस अर्थ बनता है। तो दो तीन बातें कहा गया। पहला बात क्या है? डाई एटम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। और दूसरा बात क्या कहा गया कि इसमें कुछ सिलिशियल फ्रस्टूल्स होते हैं जो टूट के नीचे गिर जाते हैं और ओशियन जो समंदर का जमीन होता है नीचे, उसमें क्या बनाता है? डाई एटमियस अर्थ बनाता है। तो जो पहला बात है कि डाई एटम्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये क्या है? ट्रू है। डाई एटम से बहुत ज़्यादा, जो 20 से 25% ऑक्सीजन पृथ्वी में बनता है वो किससे बनता है? डाई एटम्स। तो ये याद रखना है कि डाई एटम्स क्या है? ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोड्यूस में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। दूसरा क्या है कि सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स होते हैं, ये इसके एक कोटिंग होता है सेल के बाहर जो ओशियन में फ्लोर में गिर के डाई एटोमियस चार्ज बनाता है। ये भी क्या है? ट्रू बात है। अभी हम लोग समझेंगे इसका फिगर देख के कि इसमें ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो ओशियन में गिर के डाई एटोमियस अर्थ बनाएगा। ये भी ट्रू है। तो अब आप लोग ये बताइए कि इससे इसका कोई लेना देना है? ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, एक बात हो गया। और दूसरा बात, इसका कुछ सेल का कवरिंग टूट के नीचे गिर के अर्थ बना रहा है। दोनों में कोई लेना देना है? दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या है? बोथ ए और आर दोनों सही बात है, ऐसा होता है। लेकिन दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो जो डाई एटम्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग शेप्स के होते हैं और इसमें एक कवरिंग होता है जो धीरे धीरे क्या होता है, जब ये मरते हैं तो नीचे गिर जाते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा सिलिका होता है। तो वो क्या करता है? एक लेयर बनाता है अर्थ में, जिसको क्या करते हैं? डाई एटोमियस अर्थ कहते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें मैच करना पड़ता है एक साइड को दूसरे साइड में। इसमें मैच किया दिया है एल्गी के ग्रुप को उसके कुछ खास कैरेक्टर से, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, 4 ग्रुप्स है और इनके कुछ कैरेक्टर है। तो इनको समझते हैं क्या क्या है। एक है फ्लोरिडीन स्टार्च और पिट कनेक्शन, दूसरा है स्टार्च स्टोरेज क्लोरोफिल ए बी, तीसरा है फ्यूकोजैंथीन एल्जीनिक एसिड, चौथा है पेक्टिन एंड सिलिका इन सेल वॉल। तो इसमें से दो चीज़ हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। हम लोग अभी फ्यूकस देखे थे, फ्यूकस का एग्जाम्पल देखे थे। तो जो फियोफाइसी होता है उसमें क्या होता है? फ्यूकोजैंथीन होता है और एल्जीनिक एसिड होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो डाई एटम पढ़े थे वो बेसिलियोफाइसी में आता है। उसमें क्या होता है? सिलिका इन सेल वॉल, जो डाई एटोमियस अर्थ बना रहा था। अब बाकी क्या बचा? फ्लोरिडीन स्टार्च भी हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें रेड आता है। तो रेड किसका होता है? रोडोफाइसी का। और बच गया कौन? क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में मेन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए बी। और स्टोरेज किस में होता है? स्टार्च में। तो इसका सही क्या है? पी के साथ 2, फिर क्यू के साथ 3, आर के साथ 1 और एस के साथ 4। तो इस फिगर में देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो एक बार इसको देखते हैं। तो पहले क्लोरोफाइसी में सेल वॉल किसका होता है? मोस्टली सेलुलोज का। फियोफाइसी में सेलुलोज के साथ एल्जीन भी होता है। ब्रोटोफाइसी में भी सेलुलोज होता है और बेसिलियोफाइसी जो डाई एटम है इसमें सिलिका होते हैं। पिगमेंट्स कौन सा होता है? क्लोरोफाइसी में ए बी होता है, फियोफाइसी में ए बी और सी इंपॉर्टेंट होता है, रेडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी भी होता है, बेसिलियोफाइसी में ए और सी भी होता है। स्टोर्ड प्रोडक्ट क्लोरोफाइसी का स्टार्च होता है, फियोफाइसी का लैमिनिन होता है और रोडोफ्लाइसी का फ्लोरिडिन स्टार्च होता है और बेसिलियोफाइसी का
ऑयल ड्रॉपलेट होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, रोडोफाइसी ये तो याद हो गया, फ्लोरिडीन है, रेड है, फ्यूकोजैंथिन किसका है, रोडोफाइसी का, और बैसिलियोफाइसी में क्या होते हैं, सिलिका होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैच वाला है, इसमें क्या करना है, माइक्रोबियल के कुछ प्रोसेस या स्ट्रक्चर को किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है उससे करना है। तो पहला क्या दिया है, एकाइनिट है, दूसरा एंडोस्पोर, तीसरा लाइसोजेनी, और चौथा आइकोसाहेड्रल कैप्सिड विद टेल। तो एकाइनिट क्या होते हैं, ये मोस्टली एल्गी में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में मोस्टली। जब एनवायरनमेंट इनके लिए सही नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, तो एक कड़ा बाहर वाल बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, एकाइनिट कहते हैं। तो एकाइनिट किस में होता है, साइनो बैक्टीरिया में। तो एकाइनिट को किससे मिला दें, नॉस्टॉक से। फिर दूसरा क्या है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर किस में बनते हैं, एंडोस्पोर बनते हैं बैक्टीरिया में बनते हैं। ये क्या करते हैं, डॉर्मेंट स्पोर होते हैं, इसमें भी एक थिक कोट हो जाता है जो क्या करता है, इसको डॉर्मेंट स्टेज में रखता है, जब कंडीशन सही हो फिर ये जर्मिनेट करता है। तो एंडोस्पोर किसका हो जा कैरेक्टर है, बैक्टीरिया का। तो बैसिलस एंथ्रेसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। फिर अगला क्या आ रहा है, लाइसोजेनी। लाइसोजेनी क्या होता है कि जैसे लाइटिक साइकिल होता है वैसे लाइसोजेनी होता है। ये किस में होता है, फेजेस में होता है। फेजेस में क्या होता है, डीएनए होस्ट जीनोम के साथ जुड़ जाता है। तो ये किस में एग्जाम्पल है, लैम्डा फेज में एग्जाम्पल है। और लास्ट क्या है, आइकोसाहेड्रल कैप्सिड विथ टेल। आप लोग बैक्टीरियोफेज देखे होंगे, उसका कुछ इस तरह से आइकोसाहेड्रल हेड होता है, फिर ये ऐसा एक नेक होता है, फिर टेल होता है, फिर ऐसे ऐसे उसके पाँव निकल होते हैं। तो ये कौन होता है, बैक्टीरियोफेज T4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पी का 2। फिर क्यू का कौन सा है, क्यू का 3। एंडोस्पोर है, बैसिलस बैक्टीरिया का है। फिर लाइसोजेनी किस में है, लैम्डा फेज में है। और आइकोसाहेड्रल कैप्सिड विथ टेल किस में पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज T4 में। अगला सवाल है कि क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, कि यूनिसेलुलर एल्गी होता है। तो उसमें फ्लैजिला कैसा पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो थोड़ा फ्लैजिला को समझते हैं। फ्लैजिला कैसे होते हैं, मोस्टली जो इसका अपर एरिया होता है सेल के अपर साइड में, एपिकल रीजन पे, उसको एपिकल कहते हैं। कियोफाइसी के कुछ स्पोर्स में क्या होता है, लैटरल फ्लैजिला पाया जाता है, कि ये साइड से भी निकलता है। और कैसे फ्लैजिला होते हैं, या तो फ्लैजिला क्लीन होंगे, या फ्लैजिला में क्या होता है, थोड़े थोड़े स्पाइन जैसे छोटे छोटे निकले होते हैं, उसको टिंसेल कहते हैं या व्हिपलैश कहते हैं। व्हिपलैश क्या होता है, जिसमें क्लीन हो, और टिंसेल क्या होता है, जिसमें स्पाइन जैसे निकले हुए हो। अगर दो अलग अलग हो तो उसको क्या कहते हैं, हेट्रोनॉट कहते हैं। मतलब एक टिंसेल हो, दूसरा व्हिपलैश हो। तो सवाल क्या है, क्लैमाइडोमोनास में कैसा होता है। तो इसमें कैसा होता है, दो दो होते हैं, एपिकल में है, दोनों क्या है, एकदम बराबर इक्वल लेंथ के हैं, और व्हिपलैश टाइप के हैं, उसमें कुछ भी स्पाइन जैसा नहीं है। तो क्लेमाइडोमोनास का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। दो अलग अलग ग्रुप है, उसमें कौन सा ऐसा एल्गी है जो दोनों को जोड़ता है, क्लोरोफाइसी को फियोफाइसी का। इसका आंसर क्या है, एक्टोकार्पस। कहीं कहीं एक और एल्गी होता है भाउचेरिया, वो भी दोनों में लिंक शो करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूछ रहा है पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं किसमें, एल्गी में। वो किस चीज से एसोसिएट होते हैं, प्रोटीन स्टोरेज से, CO2 कंसंट्रेशन से, लिपिड स्टोरेज से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, सेल वॉल से। तो इसका सेल वॉल से कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता था, हेट्रोसिस्ट करता था। ये कोई लिपिड स्टोरेज भी नहीं करता, इसका काम किससे है, प्रोटीन स्टोरेज और CO2 कंसंट्रेशन से है। तो पायरेनॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, पायरेनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जहाँ रूबिस्को एंजाइम होता है,
ये CO2 को कंसंट्रेट करने का काम करते हैं रूबिस्को के लिए, जिससे फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। और ये क्या है, कुछ प्रोटीन का स्टोरेज भी करते हैं। अब अगला सवाल है, बैक्टीरिया में एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हम लोग देखे थे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर में। ये पहली बार किसने शो किया था? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में, लैंडबर्ग और टाटम इकोलाई में, लोरिया और डेलबर्ग ने, या एब्रॉयड मैकर्थी, मैकलॉयड या मैकर्थी ने? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रिफिथ किए थे सबसे पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये 1928 में ग्रिफिथ ने किस पे किया था? चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था, माइस पे किया था। तो बैक्टीरिया, उनको दो बैक्टीरिया उनके पास था। एक को क्या कहते हैं? स्मूथ स्ट्रेन। और एक क्या है? रफ स्ट्रेन। स्मूथ मतलब इसके ऊपर आप देख सकते हैं पूरा स्मूथ है, चिकना है, क्योंकि इसमें एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है। और जो रफ है उसमें कोई प्रोटेक्टिव कैप्सूल नहीं होता है। तो स्मूथ वाला स्ट्रेन क्या है? वायरुलेंट, मतलब ये अगर चूहे को जाएगा तो चूहे के शरीर में बीमारी करेगा, और अगर ये जाए तो इससे चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि जो मरे हुए बैक्टीरिया है, तो अगर कोई बैक्टीरिया, जैसे यहाँ लिखा है क्या, लाइव एस्टेन और लाइव आर्स्टेन, अगर बीमारी किससे हो रहा है? एस्टेन से। तो अगर इस एस्टेन को क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और इस लाइव आर्स्टेन इसको भी खत्म कर दिया जाए, दोनों को मार दिया जाए और बैक्टीरिया में डाल दिया जाए, तो क्या हुआ? माउस बच गया। तो जब कोई बैक्टीरिया है ही नहीं तो कोई बीमारी होगा? नहीं होगा। दूसरे में क्या किया गया, जो ए स्ट्रेन था उसको मार दिया गया, लेकिन आर स्ट्रेन को क्या कर दिया गया? जिंदा कर दिया गया। फिर इसका जो निकला उसको इसमें इंजेक्ट किया गया, लेकिन क्या पता चला कि चूहा मर गया। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि बीमारी किससे हो रहा था? ए स्ट्रेन से। तो ए स्ट्रेन जब मर गया तो इसमें ये क्यों मरा? लाइव आर स्ट्रेन से तो कुछ नहीं मर रहा है। तो वो क्या कंक्लूड किए, जो हार्मलेस आर स्ट्रेन है वो क्या हो गए? ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें? एस स्ट्रेन में। तो ये क्या फिनोमिना है? ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो इसमें हुआ क्या है, कि क्या इसमें प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या प्रोसेस है इसको देखते हैं। कि जैसे एक कंडीशन में क्या था, एक बैक्टीरिया ये है और दूसरा बैक्टीरिया ये है, ये बीमारी पैदा करता है, ये बीमारी पैदा नहीं कर सकता है। तो एक कंडीशन में वो क्या किए, इसको मार दिए, इसको खत्म कर दिए। और क्या किए? इसको भी मार दिए, तो कोई बैक्टीरिया गया नहीं, तो चूहा क्या हुआ? बच गया, हेल्दी रहा। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ? इसको जिंदा रखे और जो दूसरा, इसको मार दिए और फिर चूहे में डाल दिए। लेकिन इस बार क्या हुआ? चूहा भी मर गया, चूहा जिंदा नहीं रह पाया। तो आप लोग सोचेंगे तो जब ये मर ही गया था तो क्या हुआ? जब ये मर गया लेकिन इसका डीएनए क्या हुआ? इसके शरीर में चला गया। तो ये जो नॉन, जो मार नहीं सकता था, जो अच्छा वाला बैक्टीरिया था, वो भी क्या हो गया? इस बैक्टीरिया में बदल गया। तो यही ये क्या कर दिया, ये बैक्टीरिया मर के भी इसको क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपने तरह बना दिया। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कवरी कौन किया था? ग्रिफिथ किया था 1928 में। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेड कलर ऑफ रेड सी, एक रेड सी होता है, उसका रेड कलर किस वजह से होता है, किस ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने से होता है? इसके ऑप्शन है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ऑसिलेरिटोरिया, ग्वाइनोलुक्स और नॉक्टिलुका। तो ये जो फिनोमिना है रेड सी में रेड कलर आने का, ये किसके वजह से होता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम एक एल्गी है, ये जब ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो इसके वजह से रेड कलर आता है। तो इसको कैसे याद रखना है कि यही रेड कलर करेगा? इसका एरिथ्रियम का मतलब होता है ग्रीक में रेड, तो उसी वजह से ये रेड नाम पड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायरॉइड्स और वायरस एक दूसरे से अलग किस वजह से है?
तो इसका क्या आंसर है? तो अगर वायरॉइड और वायरस को देखा जाए, वायरॉइड क्या होते हैं और वायरस क्या होते हैं, अभी पढ़े थे। वायरस में क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है और एक कैप्सिड प्रोटीन कोड होते हैं, कुछ में एक लिपिड का एनवेलप होता है। और वायरॉइड क्या होता है, इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। तो इसमें क्या है कि एबिलिटी टू रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, तो वायरस तो कोई भी इंडिपेंडेंट रिप्लिकेट नहीं कर सकता। प्रोटीन कोट ओनली, तो इसमें तो प्रोटीन कोट होता ही नहीं है। डबल स्टैंडर्ड जीनोम विथ एनवेलप, तो इसमें तो कोई एनवेलप भी नहीं है, कोट नहीं है, बस क्या है, नेकेड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट कैप्सिड। तो क्या है, वायरॉइड है। तो वायरॉइड और वायरस में अंतर समझ में आ गया कि वायरॉइड में क्या होता है, एक खाली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, कोई कोटिंग नहीं होता। और वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए होगा, एक कोटिंग होगा और एक एनवेलप होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्जीनिक एसिड जो एक इम्पॉर्टेंट फाइकोकोलाइड है, ये किससे मिलता है? लैमिनेरिया सार्गासम से, जिलिडियम ग्रेसिलेरिया से, क्लोरेला स्पाइरुलिनेसा या पोरोफाइडा कॉन्ड्रेट से? तो ये तो देख लिए थे, ये अगर मिलता है। और एल्जीनिक एसिड किससे मिलता है? लैमिनेरिया और सार्गासम से। तो ये क्या होता है, एल्जीनिक एसिड जो होता है वो आइसक्रीम, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक सब में ये काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेनिसिलिन से खराब होता है, पेनिसिलिन उसके इनहिबिट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन का क्रॉस लिंकिंग पाया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस 30S राइबोसोम पे होता है, डीएनए गाइरेस एंजाइम होता है या आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो पहले थोड़ा पेनिसिलिन समझे। पेनिसिलिन क्या होता है कि ये एंटीबायोटिक होता है। ये एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम होता है, ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ट्रांसपेप्टाइड जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम का क्या काम होता है कि पेप्टिडोग्लाइकॉन के जो चेन होते हैं उसको क्रॉस लिंक करता है, एक चेन को दूसरे चेन से जुड़ता है। तो जो पेनिसिलिन होता है वो इसी एंजाइम का काम रोक देता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या होता है, एक चेन दूसरे चेन से नहीं जुड़ पाएगा, जब नहीं जुड़ेगा तो उसका दीवार गिर जाता है। तो बैक्टीरिया सेल वॉल को पेनिसिलिन कैसे ख़त्म करता है, टारगेट करता है पेप्टिडोग्लाइकान के क्रॉस लिंकिंग को रोक के, जो किससे होता है, ट्रांसपेप्टाइडेज से। फिर अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। प्लामेला स्टेज इज ए टेम्पोररी नॉन मोटाइल फेज सीन इन क्लेमाइडोमोनास में अनफेवरेबल कंडीशन में, वॉलबॉक्स के रिप्रोडक्शन में, यूलोथ्रिक्स के ड्राई पीरियड में या स्पाइरोगायरा के कॉन्जुगेशन में? तो पामेला स्टेज किस में पाया जाता है, ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। पामेला स्टेज क्या होता है, जो इसका कॉलोनी होता है उसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवर हो जाता है, जिससे इसको सुरक्षा मिलता है, और कुछ खास इसमें नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, प्लामेला स्टेज। अगला सवाल है, प्रायॉन्स आर इन्फेक्शन एजेंट्स कंपोस्ट ऑफ। प्रायॉन्स क्या होता है और किसका कंपोस्ट होता है, इसमें क्या रहते हैं? प्रायॉन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है विदाउट न्यूक्लिक एसिड, स्मॉल सर्कुलर आरएनए होता है, रेट्रोवायरल आरएनए होता है या डिफेक्टिव बैक्टीरियोफेजेस होते हैं? तो इसका क्या सही आंसर है कि प्रायॉन्स क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, पीआर होते हैं और पीएससी होते हैं। इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। तो प्रायॉन्स क्या है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है, जो क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोटीन को भी मिसफोल्ड कर देते हैं। ये नॉर्मल प्रोटीन है। और प्रायॉन क्या है, जिसकी सही फोल्डिंग नहीं, जब ये इसके कांटेक्ट में आता है तो इसको भी क्या कर देता है, गलत कर देता है। इससे क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, मैड काउ डिजीज और क्रॉनिक वास्टिंग डिजीज जैसे बीमारी होती है। इसका नाम भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये बीमारी किससे होता है। तो प्रायॉन, ये सब बीमारी किससे होता है, प्रायॉन से होता है। प्रायॉन में क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन है, इसमें ना डीएनए है ना आरएनए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। पहला क्या पूछ रहा है कि ब्राउन एल्गी आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ब्राउन जो एल्गी होते हैं फियोफाइसी वाले, वो कहाँ पाए जाते हैं, मरीन में, समंदर में पाए जाते हैं। और उसमें क्या होता है, फ्यूकोजैंथीन होता है।
जो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है लाइट को एफिशिएंटली क्रिस रीजन में, ब्लू ग्रीन रीजन में। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखे थे कि ब्लू ग्रीन लाइट कहाँ जाता है, अंडर वाटर कंडीशन तक। तो इसमें क्या है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। तो ये जो ऑप्शन अब क्या लगेगा, ए लगेगा या बी लगेगा, यही कंफ्यूजन वाला पार्ट है। तो ब्राउन एल्गी एक्सक्लूसिव मरीन है, तो ये, और क्या इसका रीज़न यही है कि उसमें फ्यूकोजाइंथीन की वजह से नीचे चला जा रहा है? तो रीज़न यही नहीं है। ये क्या है, ये एडेप्टेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्यूकोसाइथिन की वजह से ये मरीन एल्गी, ब्राउन एल्गी पानी के नीचे भी ग्रो कर सकते हैं, ये एडेप्टेशन है। कोई इसका ये आंसर नहीं है कि ये मरीन में ही रह सकता है। तो मरीन में ऊपर भी पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा, बी, कि दोनों बात सही है, लेकिन जो इसका जस्टिफिकेशन है आर का कि इसी वजह से होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट फिर असर्शन रीजन है, साइनोबैक्टीरिया कैसा है, क्लासिफाइड किया जाता है किसे, कि साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, बट इसमें क्या खासियत होता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है। फिर इसका रीज़न क्या है कि इसमें क्लोरोफिल ए होता है, जो क्या करता है, और हायर प्लांट की तरह ऑक्सीजन निकाल सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया सही है, बैक्टीरिया जैसा है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, प्रोकैरियोट जैसा नेचर है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ये किसके तरह है, बैक्टीरिया के जैसा है। लेकिन इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन को तोड़ सकता है। तो इसमें क्या है, दोनों बात ट्रू है। तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया होते हुए भी ये फोटोसिंथेसिस किसके वजह से कर पा रहा है, क्लोरोफिल ए की वजह से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बोथ आर, ए आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगार इज नॉट डाइजेस्टेड बाय मोस्ट बैक्टीरिया, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स गैलेक्टन पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो आप लोग सुने होंगे जो कल्चर किया जाता है बैक्टीरिया को, उसको किस में कल्चर किया जाता है, अगार में कल्चर किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, कि अगार जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और उसको आसानी से बैक्टीरिया तोड़ नहीं सकता। तो इसका जो दोनों ऑप्शन है कि अगार इज नॉट डाइजेस्टेड, अगार को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और गैलेक्टोज यूनिट का बना होता है। कुछ ही रेयर एंजाइम होते हैं जो इसको तोड़ सकते हैं, जो काफ़ी कम बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसका जो ये है असर्शन वो भी ट्रू है, और रीज़न ये भी ट्रू है। और ये कहाँ से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है, अगर अभी हम लोग पढ़े थे जीलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड कैन कॉन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया। अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो उसको क्या मिलता है, वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट दे सकता है। इसका रीज़न क्या दिया है कि आर प्लाज्मिड होते हैं, उसमें जीन्स होते हैं किसके, ड्रग रेजिस्टेंट यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के, और वो क्या होते हैं, कंजुगेशन के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में भी जा सकते हैं। तो प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आता है, तो ये क्या है, ट्रू है। और आर प्लाज्मिड जो होते हैं, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होते हैं, उसमें ऐसे जीन्स पाए जाते हैं, ये भी ट्रू है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट किसके वजह से आ रहा है, आर प्लाज्मिड के जीन की वजह से। तो ये दोनों बात क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो अगर देखा जाए बैक्टीरिया के आर प्लाज्मिड में, इसमें काफ़ी सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, टेट्रामाइसिलिन, एम्फिसिलिन, सबके खिलाफ। और ये क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में जाते हैं और उनको भी क्या करते हैं, रेजिस्टेंट बना देते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, दोनों ए होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भाउचेरिया शोज एपिकल ग्रोथ एंड सिनोसिटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा बात क्या आ रहा है, इट बिलोंग्स टू ज़ैंथोपाइसी एंड एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो थोड़ा एक बार भाउचेरिया को देख लेते हैं। तो भाउचेरिया क्या होता है, एक सिनोसिटिक एल्गी है। सिनोसिटिक एल्गी का क्या मतलब है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं
कई इसमें थैलस है, लेकिन कहीं भी सेल्स के बीच में कोई वाल नहीं है। तो जितने भी न्यूक्लियस होंगे सब आपस में एक दूसरे में फैले रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनोटिक स्ट्रक्चर। तो भाउचेरिया का क्या है? एपिकल ग्रोथ होता है और ये एक तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। और इसका कैसा है? सिनोटिक स्ट्रक्चर है, तो ये ट्रू है। दूसरा क्या है? इट बिलोंग्स टू जैंथोफाइसी। तो सबसे पहली बात तो ये जैंथोफाइसी का मेंबर नहीं है। किसका मेंबर होता है? आप लोग पढ़िएगा और कमेंट में बताइएगा। और एग्जिबिट क्या करता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका भी लाइफ साइकिल क्या होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। भाउचेरिया ना तो जैंथोफाइसी का है, वो क्लोरोफाइसी का होता है। और उसका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होता, हैप्लॉन्टिक होता है। क्यों होता है? अभी हम लोग पढ़े थे कि ये हैप्लॉइड है, इससे स्पोर बनते हैं, वो भी हैप्लॉइड है। खाली जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, फिर मियोसिस से सारे हैप्लॉइड। तो इसमें क्या ऑप्शन है? ए ट्रू है और आर क्या है? फॉल्स है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी, कि ए ट्रू है और आर क्या है? फॉल्स है। अब फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया कि मैच द एल्गी विथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। तो इसको देख लेते हैं क्या है। कुछ तो आप अभी पढ़ भी चुके हैं। इसमें क्या होता है? एल्जीनाइड्स जो होता है, एल्जीनाइड्स किससे मिलता है? एल्जीनिक एसिड होते हैं, एल्जीनाइड्स होते हैं। ये सबसे किससे मिलता है? लैमिनेरिया से मिलता है। पोरफायरा से क्या मिलता है? नॉरी मिलता है। ये एक एडिबल शीट होता है, सीवीड होता है। इसको खाया जाता है, जापान में इसको काफ़ी चाव से खाया जाता है। क्लोरेरा से क्या मिलता है? सिंगल सेल प्रोटीन मिलता है, जो हेल्थ सप्लीमेंट है, खाने से प्रोटीन मिलता है। जो लोग ज़्यादा मसल उसल बनाते हैं वो इसका पाउडर खाते हैं। और जेलिडियम तो पढ़ ही चुके थे, उससे क्या मिलता है? अगार अगार मिलता है। तो इसके क्या ऑप्शन हो गया? पोरोफाइडा से नॉरी मिलता है, P2। लैमिनेरिया से एल्जीनाइड होता है, क्लोरेला से सिंगल सेल प्रोटीन, और जेलिडियम से अगार अगार। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बैक्टीरिया या माइक्रोब के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, उसको उसके डिस्क्रिप्शन से, मतलब वो क्या काम करता है। पहला है मीजोजोम, दूसरा गैस वैक्यूल, तीसरा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, चौथा है मैग्नेटोसोम। इसके ऑप्शन क्या है? साइट ऑफ नाइट्रोजिनस इन हेट्रोसिस्ट, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, बॉयंसी इन एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया। चौथा क्या है? मैग्नेटिक नेविगेशन इन मैग्नियोटैक्टिक बैक्टीरिया। तो जो पहला है मीजोसोम, क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया में होते हैं। जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर क्या होती है? कुछ मुड़ जाती है। तो मीजोसोम क्या है? इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया को पानी में तैरने में डूबने से बचाते हैं। तो क्या काम है? बॉयंसी इन एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया। फिर तीसरा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का क्या काम है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के जगह कहाँ पाए जाते हैं? हेट्रोसिस्ट में पाए जाते हैं, जहाँ क्या होता है? नाइट्रोसिस एंजाइम नाइट्रोजन फिक्स करता है। और चौथा क्या है? मैग्नेटोसोम। ये कहता है मैग्नेटिक नेविगेशन में मदद करता है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? इसमें आयरन के क्रिस्टल्स होते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? मैग्नेटोसोम। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, मतलब सॉरी गुरुत्वाकर्षण नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार ये अपना लोकोमोशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूकस का लाइफ साइकिल कैसा होता है? फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक विद स्पोरिक मियोसिस, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक हेट्रोमेरिक। इसका सही जवाब क्या है? डिप्लॉन्टिक विद स्पोरिक मियोसिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। कॉन्सेप्टिकल रिसेप्टिकल इसमें बनते हैं, सब डिप्लॉयड होता है। फर्स्ट इसमें स्पोर बनते हैं और उसमें मियोसिस होता है। तो इसका पूरा साइकिल क्या है? मोस्टली डिप्लॉन्टिक है। इसीलिए कि फाइकस में कैसा है? डिप्लॉन्टिक विथ स्पोरिक मियोसिस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? कैरागिनिन ए सल्फेटेड फाइकोकोलाइड।
यूज एज ए जेलिंग एजेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। कैरागिनिन किससे पाया जाता है? तो कैरागिनिन एक क्या है? पॉलीसेक्राइड है। और क्या होता है? ये भी थिकनिंग और स्टेबिलाइजर्स के लिए है। तो ये एक एल्गी होता है कॉन्ड्रस क्रिप्सस या जिगार्टिना। इन रेड एल्गी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो आई स्पॉट या जिसको स्टिग्मा भी कहते हैं क्लेमाइडोमोनास में किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है लिपिड ग्लोब्यूल्स विथ कैरोटिनॉइड पिगमेंट फॉर फोटो रिसेप्शन, लाइट को रिसीव करने के लिए। क्लोरोफिल रिच थाइलेकॉइड है, प्रोटीनिशियन क्रिस्टल है, या डीएनए कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा लिपिड ग्लोब्यूल्स विथ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। और क्या काम है? फोटो रिसेप्शन के लिए। तो ये क्या होते हैं? ये आई स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और किसके बने होते हैं? कुछ लिपिड्स होते हैं और इसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है जो लाइट को डिटेक्ट करने में मदद करता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोटैक्सिस। तो ये फोटोटैक्सिस का ऑर्गन है किसमें? क्लेमाइडोमोनास में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रहा है बैक्टीरिया में कोरम सेंसिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? इसका ऑप्शन है ए ऑटो इंड्यूसर लाइक एसाइल हार्मोसिरिन लैक्टोज फॉर सेल डेंसिटी डिपेंडेंट जीन रेगुलेशन, डायरेक्ट प्लाज्मिड ट्रांसफर, फेज मेडिएटेड लाइसिट, या स्पोरुलेशन ट्रिगर। तो पहले तो समझे कोरम सेंसिंग क्या होता है। तो कोरम सेंसिंग में बैक्टीरिया क्या करते हैं? छोटे छोटे केमिकल सिग्नल्स छोड़ते हैं। ये किसके काम आता है? सिग्नल्स क्या करते हैं? ऑटो इंड्यूसर होते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जाएगी सिग्नल का कंसंट्रेशन भी क्या होता है? यहाँ 2 है तो कम सिग्नल है, ज़्यादा है तो क्या होगा? बढ़ता जाता है। और एक लिमिट के बाद क्या होता है? जीन ऑन होता है। ये जीन कंट्रोल करते हैं किसके? वायरुलेंस के, बायोफिल्म के, ल्यूमिनेसेंस के, स्पोरुलेशन पे। तो मान लो जैसे कम लोग हो तो किसी शादी में जाए तो वहाँ डीजे क्या होता है? बंद होता है। जैसे ही ज़्यादा लोग आ जाते हैं डीजे बजने डीजे बजना शुरू होता है। तो बैक्टीरिया भी बोलता है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी स्पेशल सेल्स काम करेंगे। तो इसके लिए ये क्या यूज़ करता है? एसाइल होम्योसिरिन लैक्टोन यूज़ करता है। और भी कुछ सिग्नल पेप्टाइडेज होते हैं। तो इससे क्या होता है? सेल का नंबर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक एल्गा है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेड स्नो के लिए। तो ऐसा कौन सा एल्गा है जो रेड स्नो के लिए है? तो इसका आंसर क्या है? क्लेमाइडोबोलास नेवालिस। और इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? एस्टाजैंथीन। तो एस्टाजैंथीन की वजह से कभी कभी क्या होता है? बर्फ लाल जैसे दिखाई देते हैं। तो ये जब बर्फ लाल जैसे दिखाई दे इसका मतलब क्या है? उसमें कौन सा एल्गी ग्रो किया है? क्लेमाइडोमोनास निवालिस। ये पोलर क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देता है और इसका रीज़न क्या है? एस्टाजैंथीन पिगमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोइड्स रूट नोड्यूल्स में लेग्यूम के पाए जाते हैं। तो ये किसके मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं? उसके ऑप्शन है राइजोबियम के विथ ऑल्टर मॉर्फोलॉजी एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा क्या है? फ्रैंकिया है। तीसरा एजोटोबैक्टर है और चौथा क्लॉस्ट्रीडियम है। तो बैक्टीरियोइड्स क्या होते हैं? बैक्टीरियोइड्स होते हैं राइजोबियम विथ अल्टर्ड मॉर्फोलॉजी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जब राइजोबिया जो बैक्टीरिया होता है जब रूट नोड्यूल में घुसता है तो क्या करता है? अपना शेप बदल लेता है और इसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देता है। तो इसी को क्या कहते हैं? मॉडिफाइड राइजोबियम। तो मॉडिफाइड राइजोबियम का क्या नाम है? बैक्टीरियो बैक्टीरियोइड्स कहते हैं इसको। मॉडिफाइड राइजोबियम को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोइड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन करता है? राइजोबिया करता है। जब उसका मॉर्फोलॉजी बदल जाता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगता है। अगला क्वेश्चन है कैप्नोफिलिक नेचर। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कौन सा नेचर होता है? कैप्नोफिलिक नेचर। ये किस चीज को दिखाता है? एलिवेटेड CO2 लेवल्स फॉर ग्रोथ। इसका मतलब हुआ जिसको ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा CO2 चाहिए। या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को बताता है।
कैप्नोफिलिक नेचर या लो टेम्परेचर को बताता है या एनारोबिक कंडीशन को बताता है। तो इसका सही जवाब क्या है? एलिवेटेड CO2 लेवल्स फॉर ग्रोथ। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है काम्पाइलोबैक्टीरिया। तो कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें क्या पसंद होता है? CO2 बहुत पसंद होता है। ये नॉर्मल हवा में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, बहुत धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन जब इसको ज़्यादा CO2 मिलने लगे, हाई CO2 मिलने लगे, उस एनवायरनमेंट में ये क्या करते हैं? बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हीमोफिलस और निसेरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो इसके ऑप्शंस क्या है? स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन फ्रॉम जाइगोस्पोर, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड oogamous, या प्लामेला स्टेज फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि इसमें एक ट्यूब बनता है दो फिलामेंट के बीच में, जिसमें गैमेट्स फ्लैजिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए आइसोगैमेट फ्लैजिलेट नहीं होगा। ये क्या होते हैं? जो आपस में सेल जुड़ जाएंगे, फिलामेंट पास पास आ जाएंगे, और क्या बनता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, जिससे प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे के पास फ्यूज होके क्या बनाता है? जाइगो स्पोर करता है। oogamous नहीं होता। पामेला स्टेज तो क्लेमाइडोमोनास में देखे थे। और जाइगोस्पोर बनता है, इसी को क्या कहते हैं? स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, जो किसका कैरेक्टर है? स्पाइरोगायरा में। एक तरह का लैटरल कॉन्जुगेशन भी होता है, वो भी स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टर्म फाइकोवायरस, फाइकोवायरस किसे कहते हैं? वो वायरस जो एल्गी को इन्फेक्ट करे, या वो वायरस जो फंजाई को इन्फेक्ट करे, या जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनको कहा जाता है, या पांड वायरस को कहा जाता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो फाइकोवायरस किसको कहते हैं? फाइकोवायरस उस वायरस को कहा जाता है जो किसको इन्फेक्ट करता है? एल्गी को। एल्गी को फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो जो बैक्टीरिया, अरे सॉरी, जो वायरस एल्गी को इन्फेक्ट करे उनको क्या कहते हैं? फाइकोवायरस। फाइकोवायरस जैसे एक्टोकार्पस एल्गी है, इसी को इसको सिलिक्सियोला वायरस इन्फेक्ट करता है। कुछ ऐसे डीएनबी वायरस होते हैं जो दूसरे, ग्रीन एल्गी एक होता है माइक्रोनोमोनास जिसको इन्फेक्ट करता है। तो ये याद रखना है, फाइकोवायरस मतलब ऐसे वायरस जो क्या करे? एल्गी को इन्फेक्ट करे। कुछ साइनोफेजेस भी होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है होल्डफास्ट, टाइप और फ्रॉन्ट। ये मॉर्फोलॉजिकल पार्ट किस एल्गल ग्रुप में पाए जाते हैं? लार्ज बाउंड एल्गी में, दूसरा है रेड एल्गी में, ग्रीन फिलामेंटस एल्गी में, या डाइएटम्स में। तो होल्डफास्ट, टाइप और ये सब आपको किस में दिखाई देता है? फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, अभी तक पढ़ चुके हैं। इनका सेलवास किसका होता है? सेलुलोज या एल्जिनाइट का होता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? ये होल्ड फास्ट नीचे ज्वाइन करता है, फिर क्या होता है? स्टाइप ऊपर होता है, जिस पे क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्ते जैसे हैं, जिनको क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट। और कुछ में एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्लैडर, जो सारगासम में दिखता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या स्टोरेज होता है? लैमिनेरिन और मैनिटॉल होता है। और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट होता है, मोस्टली कहाँ पाया जाता है? मनीज में। तो फियोफाइसी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या आता है कि डाइएटम्स हैव ओवरलैपिंग एपिथिका एंड हाइपोथिका। अभी इसको हम लोग समझेंगे कि डाइएटम्स में क्या होता है। एक एपिथिका होता है और एक हाइपोथिका। एक पेट्री डिश होता है, वो क्या काम आता है? माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग देखे होंगे, लैब में रहता है, जिसमें बैक्टीरिया कल्चर किया जाता है। तो वो कह रहा है जो एपिथिका और हाइपोथिका होती है वो पेट्री प्लेट के तरफ होती है। एक प्लेट होता है जिसके ऊपर है, इस ढक्कन को लगा दे तो वो पूरी तरह कवर कर लेता है। दूसरा क्या बताता है? रीजन क्या है? देयर सेल वाल आर इम्प्रीग्नेटेड विथ सिलिका फॉर्मिंग फेस्ट्यूल्स। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए क्लियरली, तो ये क्लियर होगा कि ये क्या करना चाहता है। तो जो डाइएटम्स होते हैं उसमें क्या है?
ऊपर की तरफ क्या होता है, एक एपिथिका होता है, और फिर क्या होता है, एक हाइपोथिका होता है। एपिथिका है, हाइपोथिका है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर पेप्टी प्लेट जैसे एकदम चिपके हुए हैं। फिर इसमें क्या होते हैं, कुछ फ्रस्टूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, सिलिका के बने होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करके रखे रहते हैं। तो यहाँ क्या है कि डायटम्स के जो सेल वाल है उसके दो भाग से बने होते हैं। ऊपर वाला ढक्कन को हम लोग एपिथिका कहेंगे, और नीचे वाला ढक्कन हाइपोथिका, जो पेट्री डिश की तरह फिट हो जाता है। और इस पे क्या होता है, सिलिका का वाल होता है जो मजबूत और सुंदर बनाती है। तो इसमें क्या है, दोनों बात सही है, लेकिन क्या है, जो सिलिका जो ओवरलैप होना है, जो एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, उसका ये सिलिका या ऑर्नेट फ्रस्टूल से कोई मतलब नहीं है। ये एक बस ढांचा है जो एक दूसरे पे फिट बैठता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला सवाल है कि सम साइनोबैक्टीरिया फ्रॉम सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई टू फ्रॉम लाइकेन। आप लोग सुने होंगे लाइकेन क्या होता है, एक एल्गी होता है और दूसरा फंजाई होता है, दोनों मिलके एसोसिएशन बनाते हैं। और सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक का मतलब है दोनों को फायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं हुआ है। इसमें रीजन पूछ रहा है, दे प्रोवाइड फिक्स नाइट्रोजन वाइल रिसीविंग प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चर फ्रॉम फंगल पार्टनर। मतलब एल्गी क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, और उसके बदले में इसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है और मॉइस्चर मिलता है। तो ये तो सही बात है, ट्रू है कि दोनों पार्टनर सिम्बियोटिक होते हैं। सिम्बियोटिक क्यों होते हैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, दूसरा उसको प्रोटेक्शन और मॉइस्चर देता है। तो दोनों सही है, और इसका रीजन भी एक दूसरे को सही से जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका रिप्लाई क्या है, ए ऑप्शन है। अगला क्या है कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला बना किससे होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, और इसमें कौन सा मूवमेंट होता है, रोटेटरी मूवमेंट होता है। दूसरा क्या कर रहा है, जो बेसल बॉडी एक्ट होता है वो किसके तरह काम करता है, मोटर की तरह, और किससे चलता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स से। तो अगर हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो बैक्टीरिया फ्लैजिलम के कई भाग होते हैं। सबसे बाहर क्या होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है जिसे क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। और नीचे क्या होता है, एक बेसल बॉडी होता है जिसमें एक मोटर जैसा लगा होता है। मोटर क्या करता है, प्रोटॉन को फ्लो होता है, यहाँ प्रोटॉन फ्लो होता है। जैसे इलेक्ट्रिक का मोटर बिजली से घूमता है, वैसे ही प्रोटॉन से ये घूमता है, जिससे ऊपर फ्लैजिला चल फिर पाए, और फ्लैजिला रोटेट करता है, और बैक्टीरिया तैरता है। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स से क्या होता है, बेसल बॉडी घूमता रहता है। तो ये जो यहाँ बात लिखा है, बेसल बॉडी एक्ट एज ए मोटर पावर्ड बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स, तो ये ट्रू बात है। और बैक्टीरिया फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड एग्जिबिट रोटेटरी मूवमेंट, तो दोनों बात ट्रू है। तो यहाँ कह रहा है फ्लैजिला किसका बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, और ये रोटेटरी मूवमेंट करता है। सेकंड कह रहा है कि बेसल बॉडी एक्ट एज ए मोटर पावर्ड बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो ये तो एक्सप्लेन कर रहा है क्यों रोटेटरी मूवमेंट करता है, लेकिन फ्लैजिलन प्रोटीन से इसका कोई लेना देना रिलेशन नहीं है। ये क्या बता रहा है, ये इसका मैकेनिज्म बता रहा है कि ये कैसे होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो कंपोजिशन है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू है, पर आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो हम लोग इसी के साथ फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के काफ़ी सारे एमसीक्यूज देखेंगे। आने वाले वीडियो में भी इसी तरह हम लोग समझेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आया हो, तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम लोग सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स को देखेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, और इस तरह की एमसीक्यू को बस हम लोग सॉल्व ही नहीं करेंगे, समझेंगे भी। तो आप इतना देर देखे वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और फिर अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगा। टेक केयर।